दोस्तों, एक पत्नी अपने ही पति की अपने ही हाथों से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसके शव को 15 टुकड़ों में काटती है और काट करके एक ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम होता है, उसी में उस सारे टुकड़ों को डाल देती है। ऊपर से एक बोरी सीमेंट का जो घोल होता है उसे बनाकर उसमें डालती है, ब्लीचिंग पाउडर डालती है, ताकि जो भी गंध है, जब लाश का टुकड़ा सड़े तो वो बाहर उसकी गंध ना आए। दोस्तों, ये शादी एक लव मैरिज होती है। लव मैरिज होने के बावजूद भी एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसी गंदी वारदातों को कैसे अंजाम दे सकती है। दोस्तों, अगर किसी के दबाव में, अगर माँ बाप के दबाव में लड़की शादी करे तो कहीं तक संभव है कि शायद उसके मन पसंद की शादी नहीं रही होगी, इसीलिए कुछ वाद विवाद हुआ होगा, तो शायद ऐसा वो कर सकती है। लेकिन दोस्तों, लव मैरिज होने के बावजूद भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे का राज क्या है, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी। दोस्तों, इस सब चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। मेरठ जिले में ही एक थाना पड़ता है, ब्रह्मपुरी थाना, उसी के क्षेत्र के अंतर्गत में एक कॉलोनी आती है, जिस कॉलोनी का नाम होता है इंदिरा नगर कॉलोनी। इंदिरा नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता है। परिवार में 3 बेटे होते हैं, एक बेटी और माता पिता। राजपूत परिवार होता है, काफी खुशहाल परिवार होता है, अच्छा खासा परिवार होता है। दोस्तों, वो लोग काफी अमीर भी होते हैं। जो उनका एक बीच वाला बेटा होता है, जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत को अपने ही कॉलोनी में एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी। जब उससे प्यार होता है तो उस टाइम जो सौरभ राजपूत होता है वो मर्चेंट नेवी में कार्यरत होता है। और इसके बाद जब उस लड़की से प्यार होता है तो दोनों आपस में कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है 2016 से, और इसके बाद जब कॉन्टेक्ट नंबर ये लोग आपस में ले लेते हैं, इसके बाद ये लोग से बातचीत होने लगती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, इनका प्यार जो होता है वो परवान चढ़ने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये लड़का जो सौरभ राजपूत होता है वो भी कहता है कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे सिवा किसी से नहीं शादी करूंगा। दोस्तों, जब मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत पर जब दबाव बनाने लगती है कि हम दोनों क्यों ना शादी कर लें, इतने दिन हम दूर रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तभी जो सौरभ राजपूत होता है वो अपने माता पिता से बात करता है। जब अपने माता पिता से ये बातचीत करता है कि एक लड़की है जिसका नाम है मुस्कान रस्तोगी, मैं उसी से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं सौरभ राजपूत के, वो मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं शादी अपनी ही जात बिरादरी में करूंगा, किसी अदर जात बिरादरी में मैं शादी नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की से शादी तुम्हारी करा दूंगा, मैंने एक लड़की देख रखी है। लेकिन दोस्तों, जो सौरभ राजपूत होता है वो नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, जब भी मैं शादी करूंगा तो मैं मुस्कान से करूंगा, अन्यथा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। इसके बाद जो मुस्कान रस्तोगी होती है वो भी अपने परिवार में बात करती है, क्योंकि उस कॉलोनी से थोड़ी ही दूर पर उसकी भी कॉलोनी होती है, वहीं पर वो भी अपने माता पिता के साथ में रह रही होती है। जब वो अपने माता पिता से इस बात का जिक्र करती है तो उसके माता पिता वो भी यही बात कहते हैं कि नहीं, वो लड़का राजपूत है, हम तुम्हारी उससे शादी नहीं करेंगे, हम अपनी ही जात बिरादरी में तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छे खासे घर में कराएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो मुस्कान होती है वो भी अपने माता पिता की अकेली संतान होती है और एक उसका भाई होता है। दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छा परिवार होता है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों जब जिद पे अड़ जाते हैं तो दोनों परिवार एकदम से टूट जाता है और हर हाल में उन लोगों को शादी करनी पड़ती है। इन लोगों की जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब मुस्कान अपने ससुराल जाती है दुल्हन बन करके, तो वहां पे भी उसका रंग रवैया वैसे ही होता है, क्योंकि ये थोड़ी लाड प्यार में पलने की वजह से, दोस्तों, ये बिगड़ी हुई लड़की होती है, इसकी वजह से जब अपने ससुराल जाती है तो वहां भी इसका वही रंग ढंग होता है। जब उसके ससुराल वाले देखते हैं तो उसे नहीं पसंद करते हैं,
उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे हमारे घर में बहू रहे। इसके बाद घर में आए दिन क्लेश होने लगता है, वाद विवाद बढ़ने लगता है और घर में बिल्कुल तनाव का माहौल हो जाता है। दोस्तों, सौरभ इसी बीच अपनी जो नेवी की नौकरी होती है उसे रिजाइन दे देता है और कहता है कि मैं वो नौकरी नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों, वो देखता है कि जब घर में इस तरीके का तनाव का माहौल है तो कहता है कि ठीक है, मेरी ही पत्नी इसकी वजह है, तो मैं इसे लेकर के चला जाता हूँ। दोस्तों, मुस्कान को लेकर के वो इंदिरा नगर कॉलोनी से थोड़ा और दूर पर वो रहने लगता है किराए से। जब वहां पे रहता है, दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो सौरभ राजपूत होता है, इसकी करोड़ों की संपत्ति होती है, बहुत ही अमीर घराने से ये लड़का होता है। इसके बावजूद भी वो मुस्कान का साथ नहीं छोड़ता है एक पल के लिए भी। वो बहुत ही ज्यादा मुस्कान से प्यार करता है। और इसके बाद जब वो लेकर के चला जाता है, अब किराए से रहने लगता है, कुछ दिन इन लोगों के बीच तो बहुत ही अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ ही दिन बीते होते हैं कि इन दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तनाव पैदा हो जाता है। और इसी बीच जो मुस्कान होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो 2019 में वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम पीहू रखा जाता है। दोस्तों, लड़की होने के बाद अब जो सौरभ राजपूत होता है, आए दिन जब घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहीं नौकरी कर लूं। इसके बाद वो लंदन के लिए अप्लाई करता है वीजा। जब वहां पर वीजा पास हो जाता है तो वो लंदन चला जाता है। जब वहां जाता है तो दोस्तों, जो मुस्कान होती है उसी टाइम वो अपने एक पुराने फ्रेंड जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला, उसके टच में आती है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से उसके टच में आती है और आने के बाद वो ऐसे तरह तरह की बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है। वो जानता है कि ये एक अच्छा खासा लड़का से शादी की है उसे फंसा करके। इसके बाद अगर मैं इसे फंसा लेता हूँ तो शायद मेरी भी जिंदगी संवर जाए। इसके बाद दोस्तों, वो सौरभ के खिलाफ उसे भड़काता है और अपनी दखलंदाजी उसके जीवन में देने लगता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे करते करते जो मुस्कान होती है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि ये मेरी कितनी फिक्र करता है, कितना मुझसे प्यार करता है, ऐसा ही लड़का मुझे चाहिए था, लेकिन मैं कहीं और फंस गई। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी छोटी बच्ची होती है उसकी देखभाल तो करनी ही होती है, लेकिन वो भी उसे बोझ लगने लगती है। उसकी देखभाल उससे अच्छे से नहीं होती है। और उधर जो सौरभ राजपूत होता है लंदन में, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, पहले तो मुस्कान जैसी भी थी, लेकिन अब बेटी आने के बाद वो सुधर जाएगी और अच्छे से रहेगी, अपनी बेटी की देखभाल करेगी। लेकिन नहीं, वो अपने माँ से बात करती है। थोड़ी ही दूर पे उसकी माँ का भी जो घर होता है। उसके बाद वो जाती है और कहती है कि माँ, मेरे से संभाल नहीं रही है, आप ही संभालो। वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से अपनी बेटी की जो बेटी होती है पीहू, उसको अपने पास रख लेती है, उसकी नानी, पीहू की नानी, और उसकी देखभाल बड़े ही अच्छे से करने लगती है। उनको लगता है कि शायद में पहला बच्चा है, मुस्कान से नहीं संभल पा रहा होगा, इसकी वजह से वो अपने पास रखती तो हैं, लेकिन इधर वो नहीं जानती हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। जब वो अपनी बेटी को दे देती है, सौरभ लंदन हो जाता है, दोनों जहाँ के तहाँ हो जाते हैं और ये जो मुस्कान होती है ये बिल्कुल फ्री हो जाती है। फ्री होने के बाद जो साहिल शुक्ला होता है आए दिन इसके घर आता है और दोनों पति पत्नी के जैसे एक कमरे में दिन रात रहते हैं। कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो सौरभ राजपूत लंदन में ही होता है, इसके बावजूद भी वो अपने दोस्त यारों से कहा करके उस पर नजर रखवाता है कि देखना, थोड़ा उस पर नजर रखना, क्योंकि उसे पहले से ही संदेह होता है। एक बार वो घर आया होता है और जब काफी लड़ाई होती है मुस्कान और सौरभ के बीच में, वो लड़ाई इस कदर आगे बढ़ जाती है, जो सौरभ होता है वो फैसला करता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुमको और ज्यादा नहीं झेल सकता। लेकिन कुछ लोगों के समझाने के बाद जो मुस्कान की माँ होती है वो भी समझाती हैं, उसके पिताजी भी समझाते हैं कि बेटा, रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ते हैं,
रिश्ते को चलाना पड़ता है। कोई बात नहीं, थोड़ी बिगड़ी हुई है, हम भी समझाएंगे, बेटा रिश्ते को ऐसे न तोड़ो। इसके बाद जो सौरभ राजपूत होता है वो भी अच्छा इंसान होता है, वो समझ जाता है और कहता है कि ठीक, पिताजी भी ठीक बोल रहे हैं। इसके बाद वो अपना फैसला बदल देता है और वो दोबारा लंदन चला जाता है। दोस्तों, अब जो मुस्कान होती है वो साहिल से मिल करके अब यही बातें करती है कि मैं अब कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी, तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह सकती। साहिल भी उधर ऐसी ऐसी बातें करता है, उसके जो पति होता है सौरभ राजपूत के प्रति उसे भड़काता है। जो साहिल होता है उसे भड़काता भी है और जब घर पे आता है तो अपने साथ में वो तरह तरह के नशा लेकर के आता है। जब आता है तो जो भी उसके पास ड्रग्स वगैरह होता है, अफीम, चरस, जो भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो नशा होता है वो खुद भी करता है और मुस्कान से भी करवाता है। दोस्तों, दोनों नशा के इतने आदी हो जाते हैं कि वो नशा के बिना रह नहीं पाते हैं। जो मुस्कान होती है वो साहिल से कहती है कि मैं कैसे इस नशा के बिना रह पाऊंगी, मुझे नहीं मिलेगा तो शायद मैं मर भी जाऊंगी। तभी वो साहिल कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या इसमें दिक्कत है, मैं तो तुम्हें ले आकर के देता ही रहूंगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिन चलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब सौरभ राजपूत को लंदन से वापस इंडिया आना होता है। वो नवंबर का महीना होता है 2024 में। जब उसका सारा जो भी वीजा होता है वो तैयार हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि उसका वीजा कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इधर साहिल शुक्ला होता है और जो मुस्कान रस्तोगी, ये दोनों मिल करके अब एक प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना इस बार सौरभ राजपूत आए तो उसे अपने ही रास्ते से हटा दें और हमेशा हमेशा के लिए हटा दें, क्योंकि हटा देंगे तो ठीक रहेगा, हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, हम एक पति पत्नी की तरह रहेंगे, कोई हमें विरोध नहीं करेगा। ये बातें जो मुस्कान होती है सौरभ की पत्नी, उसको भी अच्छी लगती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही काम हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है कि जब उसका वीजा कैंसिल हो जाता है तो इनकी प्लानिंग भी फेल हो जाती है। और इसके बाद जो उसका वीजा पास होता है फरवरी 2025 में, वो भी 23 तारीख का दिन होता है जब उसको आना होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि मेरी पत्नी का बर्थडे 24 फरवरी को है और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे होता है। वो सोचता है कि दोनों चीज एक साथ ही सेलिब्रेट करूंगा, कितना अच्छा लगेगा। और वो आने के लिए तैयार हो जाता है। जब आता है तो इधर जो साहिल शुक्ला होता है, जो मुस्कान रस्तोगी होती है उसकी पत्नी, ये लोग एक अलग ही प्लानिंग बना लिए होते हैं। कुछ दिन पहले ही वो 2 चाकू खरीद करके ले आती है। पता चलता है कि वो 2 चाकू 800 में लेकर के आती है और इस बात को बोल करके ले आती है कि हमें घर में चिकन वगैरह काटना होता है तो इसकी जरूरत है, इसलिए मैं ले करके जा रही हूँ। चाकू ले आकर के सब कुछ प्लानिंग करके वो घर में रख देती है। और उधर से जब सौरभ राजपूत 24 तारीख को आता है तो अपनी जो पत्नी होती है मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही पीहू का भी बर्थडे होता है, उसको भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, घर में केक कटता है, लोग बधाइयाँ गीत गाते हैं। जो सौरभ राजपूत होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी बेटी का बर्थडे मना करके। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता होता है कि उस जो बर्थडे मना रहा है वो आखिरी बार ही होगा। अब उसे बर्थडे मनाने के लिए जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक दिन जब उसका बर्थडे बीत जाता है पीहू का, उसके बाद 4 मार्च का दिन होता है। 4 मार्च को वो अपने पति के खाने में नशा की गोली दे देती है और नशा का जब उसमें गोली मिला करके देती है, वो खाते ही थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है, उसके छाती पर मुस्कान चढ़ जाती है और अपने पति के छाती को बार बार उस चाकुओं से वार करने लगती है। दोस्तों, कुछ देर के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है जो साहिल शुक्ला होता है। जब साहिल शुक्ला आता है रात को 1-1:30 बजे तो वो अपने दरवाजे को खोलती है और उसे अंदर ले लेती है। इसके बाद दोनों मिल करके इस वारदात को अंजाम देते हैं। अभी वो जिंदा होता है, अभी वो रो रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी से ही दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम लोग छोड़ दो, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर तरस खाओ,
जब ऐसी ऐसी बातें बोलता है और रोता है, लेकिन ये दोनों जो कातिल होते हैं एक भी बात उसकी नहीं सुनते हैं। दोस्तों, उसको इतने आराम से मारा जाता है, मारने के बाद वो जैसे ही अपने दम तोड़ देता है, वो उसके नस को टटोलते हैं, देखते हैं कि शायद जिंदा है, लेकिन वो मर चुका होता है। इसके बाद उसे घसीट करके बाथरूम में लेकर के जाते हैं दोनों कातिल, मुस्कान और साहिल। जब उसे लेकर के अंदर जाते हैं बाथरूम में, तो जो साहिल होता है कहता है कि कैसे इसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे, क्या करेंगे इसकी लाश को, और कल तक तो पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ है जब इसकी लाश सड़ने लगेगी, महकने लगेगी। तो वो कहती है कि ठीक है, कुछ इसका इंतजाम करते हैं। तभी साहिल कहता है कि नहीं, मैं प्लास्टिक ले आता हूँ, उसी प्लास्टिक में एक एक करके इसकी जो लाश है, क्योंकि वो उसको काट करके 15 टुकड़ों में कर दिए होते हैं, हाथ को अलग, पैर को अलग, पेट से कम 4-5 भाग किए होते हैं, उसकी धड़ जो होती है उसको अलग कर देते हैं। दोस्तों, जो साहिल होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इसको एक एक करके ठिकाने लगा दूंगा, तुम इसकी चिंता ना करो और ज्यादा परेशान मत हो। जो मुस्कान होती है उसको राहत की सांस लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन जब वो ठंडे दिमाग से सोचती है तो कहती है कि जब तुम बार बार एक एक टुकड़ा को लेकर के बाहर जाओगे तो बाहर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तुम उसकी पकड़ में आ जाओगे, और इससे अच्छा है कि हम कुछ दूसरा उपाय सोचते हैं। दोनों कातिल मिल करके एक उपाय उन्हें सूझती है। वो कहते हैं कि एक ड्रम लेकर के आओ, जो प्लास्टिक का ड्रम होता है उसे लेकर के आओ, और उसी में सीमेंट का घोल बना करके डाल देंगे और इसके 100 के टुकड़ों को भी डाल देंगे और उस पर से ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, कोई गंध नहीं आएगा। जो साहिल होता है उसको भी ये बात अच्छी लगती है और वो अगले दिन बाजार जाता है, वहां से एक ड्रम खरीदता है, एक बोरी सीमेंट और ब्लीचिंग पाउडर। जब उसे ले करके आता है तो आने के बाद वो लोग सीमेंट का घोल बनाते हैं, उस ड्रम में उस लाश के टुकड़े को डालते हैं, सीमेंट का घोल डालते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी डाल देते हैं। इसके बाद ये लोग आपस में एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम कुल्लू मनाली घूमने चले और वहां पे एंजॉय करेंगे। दोस्तों, ये अपने मोहल्ले में भी अगल बगल जो मुस्कान होती है ये शोर कर देती है कि मैं अपने पति के साथ कुल्लू मनाली घूमने जा रही हूँ। दोस्तों, उस कातिल के साथ, उस साहिल के साथ में वो कुल्लू मनाली घूमने जाती है। वहां जाती है, बहुत ही ऐश करती है। 5 से 6 दिन का जो फासला होता है, 10 दिन का लगभग, वो वहां पे मनाती है, अपना टाइम पास करती है। इसके बाद जब वहां से वो आती है तो सीधे अपने माँ के पास आती है, अपने रूम पर नहीं जाती है, अपने माँ के पास आती है। तभी उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा, पीहू कब से परेशान है, वो कह रही है कि मुझे अपने पापा से बात करनी है। बेटा, दामाद जी कहाँ हैं, उनसे बात करा दो, ये पीहू बात करने के लिए बोल रही है। वो कहती है कि माँ, वो तो नहीं है अभी, वो फिलहाल कहीं गए हैं। लेकिन उसे रहा नहीं जाता है। जब उसकी माँ कहती है कि कहाँ गए हैं, फोन पे भी तो बात हो सकती है, तभी वो कहती है कि माँ, एक बात बताऊं, सौरभ राजपूत को उनके पिता और उनके घर वालों ने उन्हें मार दिया और मेरे सामने ही उनकी हत्या कर दी, मैं कुछ नहीं कर पाई। तभी जो उसकी माँ होती है मुस्कान की, वो कहती है कि तेरा दिमाग हिल गया है, वो लोग क्यों उनकी हत्या करेंगे, क्या हुआ था, क्यों हत्या करेंगे, तू झूठ बोल रही है, तू पागल हो गई है। तभी जो उसकी माँ होती है उसके पिताजी से बोलती है कि देखिए ये क्या क्या बोल रही है कि सौरभ राजपूत को उनके घर वालों ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी, वो भी मेरे सामने। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे सामने जब उन लोगों ने तेरे पति की हत्या की तो तू कुछ नहीं कर पाई। वो कहती है कि नहीं। तभी जो उसके पिताजी होते हैं उनको शक होता है। वो कहते हैं कि देख बेटा, तू मेरी इकलौती औलाद है, एक ही बेटी है, एक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हारा हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता चला आ रहा हूँ, बुरे वक्त में भी साथ देता था और अच्छे वक्त में भी। तो अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है तो तू बता सकती है, इसमें भी हम तेरा साथ देंगे। तभी जो मुस्कान होती है वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, इस चोरी को वो कैसे छिपाए, उसे छिपता नहीं है। तभी वो सारी बातें बता देती है और कहती है कि पिताजी, मैंने सौरभ का खुद कत्ल किया है और अपने ही बाथरूम में एक ड्रम में रखा है। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैंने उनका कत्ल किया 4 मार्च को, आज से कम 13 दिन हो गए, और
जब उनका कत्ल कर लिया उसके बाद मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर किया ये सब। वो कहते हैं कि ठीक है, तो उसकी लाश कहाँ है? वो कहती है कि उसका जो लाश था उसको हमने 15 टुकड़ों में काट दिया, और जब काट दिया तो एक ड्रम था, उसी में मैंने उसे भर दिया और सीमेंट का घोल डाल दिया, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, ताकि जो भी गंध है वो बाहर ना आए। इसके बाद जब उसके पिताजी सुनते हैं इतनी बात, तो वो पागल जैसे हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना अच्छा पति को तुमने मार दिया, जो कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। वो करोड़ों की दौलत छोड़ करके तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी मेरे से दूर नहीं रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे लिए अपने माता पिता तक को भी वो छोड़ दिया। आज तुमने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जब उसके माता पिता इतनी सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर क्या करें। उसे तुरंत ही अपनी बाइक पे बिठाते हैं उसके माता पिता दोनों, और उसे थाने लेकर के जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो पुलिस वालों को सारी बातें जो उसके माता पिता होते हैं वो बताते हैं। तभी जो पुलिस वाले होते हैं, थानेदार वहाँ के, वो 2 पुलिस वालों को वहाँ पे भेजते हैं जहाँ उसका रूम होता है, और कहते हैं कि एक बार पता लगा करके आओ, क्योंकि देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। जब पुलिस वाले उसके कमरे में जाते हैं, रूम में जाते हैं, तो वो बताई होती है कि मैंने बाथरूम में उनका कत्ल करके उसके शव को रखा है। पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो फोन करते हैं और कहते हैं कि सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाथरूम तो बिल्कुल क्लीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वहां पे थानेदार होते हैं वो कहते हैं कि क्यों तुम झूठ बोल रही हो, वहां पे तो कोई भी लाश नहीं है, कोई ऐसा शव नहीं है कि जो तुम बता रही हो कि मैंने अपने पति का कत्ल करके वहां पे रखा है। वो कहती है कि सर, मैंने अपने पति का तो कत्ल किया, लेकिन मैं 15 टुकड़ों में उसे काट करके एक ड्रम में डाल दी हूँ, और उसमें 1 बोरी सीमेंट घोल करके डाल दी हूँ, और ब्लीचिंग पाउडर भी। तभी जो पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचते हैं अपनी टीम लेकर के, तो देखते हैं तो सचमुच में वो ड्रम वहीं पे होता है। और ड्रम को जब काटा जाता है, क्योंकि ड्रम में जो सीमेंट डाली होती है बिल्कुल जम चुका होता है, उसमें लाश का टुकड़ा भी वो जम चुका होता है, और जब ड्रम को काटा जाता है तो सारा टुकड़ा उससे बाहर आता है। और इसके बाद इसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है, और इसे फिलहाल के लिए जेल में दोनों को डाल दिया जाता है। इसका बॉयफ्रेंड भी पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, इसको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो एक बात जाते जाते अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैं इतना नशा कर रही थी, इतना नशा कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें देखा था, तो मैं यही बोलती थी कि तुम्हारा वजन इतना क्यों घटता जा रहा है, तुम्हारा वजन तो 10 किलो ही घट गया था, और मैंने अपने दामाद को दोषी ठहरा रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पतली हो गई है, क्योंकि तुम्हारी याद में वो खाना पीना नहीं खाती है, इसी के चलते वो पतली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या करती थी, इतने गलत तरीके से तुम नशा की आदी हो गई हो। वो कहती है कि हाँ माँ, मैं एक दिन भी बिना नशा के नहीं रह सकती। तभी वो उसकी माँ पूछती है कि ये सब किसने दिया और कौन तुम्हें नशा ले आकर के देता था। वो कहती है कि साहिल मुझे हर तरह के नशा ले आकर के देता था, और खुद भी करता था, मुझे भी करवाता था, और हम एक साथ पति पत्नी के रूप में उसी कमरे में रहते थे। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने एक अच्छे पति को खो दिया है, अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हें जो भी सजा देगी वो पुलिस देगी, न्यायालय देगा, कोर्ट कचहरी देगी, लेकिन मैं अगर वहां से भी तुमको अगर कोई सजा नहीं मिला तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। तुम इतनी नीच हरकत करके वहां से आई हो, तुमने तो इंसानियत को ही तार तार कर दिया है। दोस्तों, उसकी माँ बताती हैं कि वो इतना अच्छा लड़का था कि मैं क्या बताऊं, वो अपने परिवार का, अपने बच्चे का इतना ज्यादा ध्यान रखता था कि क्या ही कहें, क्योंकि इसी के चलते वो उसकी हर गलतियों को माफ कर देता था कि ताकि जिसमें मुस्कान खुश रहे। लेकिन मुस्कान कभी खुश रही ही नहीं, और ना ही किसी को रहने दी। दोस्तों, इस घटना में बहुत ही तमाम तरह की बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अगर और भी जानकारी मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।